हमारे इस चैनल प्रकर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने शास्त्रीय उपागम या शास्त्रीय विचारधारा के बारे में पढ़ा और शास्त्रीय विचारधारा में हमने ये देखा कि संगठन के निर्माण और संचालन के कुछ सिद्धांत होते हैं। संगठन की औपचारिक संरचना का निर्माण कैसे किया जाए और उसके बाद उसका संचालन कैसे किया जाए, उसके कुछ सिद्धांत होते हैं। विभिन्न शास्त्रीय सिद्धांतकारों ने हमने देखा, जिसमें हेनरी फेयोल, गुलीक, उर्विक और मुनेरेले, हेनरी फेयोल, गुलीक, उर्विक, मुने और रेले, इन विद्वानों ने संगठन के कुछ शास्त्रीय संगठन की संरचना के और संगठन के संचालन के, प्रशासन के कुछ सिद्धांत हमें बताए। हेनरी फेयोल ने हमने देखा 14 सिद्धांत दिए और इसी प्रकार से गुलीक उर्विक ने 8 और 10 सिद्धांत दिए, मुनेरेले ने 4 सिद्धांत दिए। तो इन्हीं में से कुछ ऐसे प्रमुख सिद्धांत हैं जो किसी संगठन की संरचना और उसके संचालन के लिए अपरिहार्य है। इन सिद्धांतों से क्या हासिल होगा, यह कहना चाहते हैं विभिन्न सिद्धांतकार कि यदि आप इन सिद्धांतों के अनुसार संगठन की जो गतिविधियां हैं, गतिविधियां मतलब जो भी संगठन कार्य कर रहा है, संगठन की जो गतिविधियां हैं उनको इन सिद्धांतों के अनुसार आप संचालित करते हैं, संपादित करते हैं, तो आपके जो लक्ष्य है, संगठन के जो लक्ष्य है, टारगेट है, वो अधिकतम कुशलता के साथ प्राप्त होंगे। तो ये महत्वपूर्ण चीज इसमें है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। संगठन के विभिन्न सिद्धांतों को एक एक करके हम लेंगे सिद्धांतों को और प्रयास करेंगे उनकी परिभाषाएं समझने का, उनकी विशेषताएं समझने का, उन सिद्धांतों को समझने का, उनके लाभ और दोष समझने का। तो सबसे पहला जो हम सिद्धांत लेंगे वो लेंगे हम पद सोपान का सिद्धांत। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो देखिए, पद सोपान इस सिद्धांत को लेंगे। ये वही सिद्धांत है जिसे कुछ विद्वानों ने स्केलर चेन, कुछ विद्वानों ने स्केलर प्रोसेस कहा गया है। पद सोपान को हम समझे उससे पहले आप एक चीज़ देखिएगा। एक संगठन की संरचना इस प्रकार से होती है। तो एक पिरामिड नुमा रचना होगी एक संगठन की। किस प्रकार से होती है देखिएगा। ये इस प्रकार से त्रिभुजाकार एक रचना बनेगी, इस प्रकार से एक संगठन की। इसके ऊपर इस संगठन की संरचना में यहाँ पर मान लीजिए ए कार्य कर रहा है, इसके नीचे बी और सी दो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, उसके नीचे हो सकता है डी और ई कार्य कर रहे हो, इसके नीचे हो सकता है एफ और जी कार्य कर रहे हो और एच और आई कार्य कर रहे हो। उसके नीचे एक संगठन की तरह एक और उदाहरण लेते हैं हम, और सबसे बढ़िया जो उदाहरण है वो हमारे पुलिस का जो संगठन है, पुलिस का संगठन उसका लेते हैं। और किस प्रकार से है, हम राजस्थान का ही उदाहरण लेते हैं। राजस्थान में पुलिस का संगठन किस प्रकार से है देखिएगा। इसी चीज़ को हम यहाँ लेंगे। सबसे ऊपर जो है वो डीजीपी का पद है, डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, महानिदेशक जिसे कहते हैं, पुलिस महानिदेशक, इसका सबसे ऊपर पद है। ये एक है कुल मिला के। उसके बाद इसके नीचे डीआईजी के पद हैं, डीआईजी, और पी और जोड़ देते हैं हम पुलिस के लिए। इनको कहते हैं पुलिस महानिरीक्षक, निरीक्षक, ये पद हैं। इनके ये कुल मिला के कुछ
चार पाँच सात सात हम मान लेते हैं, 7 संभाग हमारे हैं, तो इस प्रकार से 7 संभाग के कुछ समय ये इसके आगे डी और लगा दिया जाता है, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी जो है डीआईजी और पुलिस, ठीक है, महानिरीक्षक है ये, और डिप्टी इसमें लगा दिया जाता है। ये माफ़ कीजिए, एक डी लगा हुआ है इसमें ऑलरेडी, यानी पुलिस उप महानिरीक्षक, उप शब्द का और प्रयोग कर लेते हैं इसमें, उप महानिरीक्षक। इसके बाद ये आप संभाग स्तर पे मान लीजिए, तो राजस्थान में 7 संभाग है, 7 ये हो गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे विभिन्न जिलों में एसपी होते हैं, यानी पुलिस अधीक्षक जिसे कहा जाता है, पुलिस अधीक्षक। ये हम जानते हैं राजस्थान में जितने ज़िले हैं उन ज़िलों के हिसाब से हर एक ज़िले में एक एसपी होता है। एसपी के नीचे एक ज़िले को 3, 4, 5 भागों में बांट दिया जाता है, और इसके नीचे डिप्टी एसपी होता है, डीएसपी कहते हैं। तो उप पुलिस अधीक्षक है, ये पुलिस अधीक्षक ही है पर उप लगा है। तो एक ज़िले में जैसे मान लीजिए 4 है, किसी में 3 है, किसी में 2 है, बड़ा ज़िला है तो उसमें ज़्यादा है। हम ये मान लेते हैं कि राजस्थान में इनकी कुल मिला के संख्या 250 है, ये लगभग हम मान लेते हैं। इसके बाद आप आइए तो आपको मिलेगा एक सीआई का पोस्ट भी होती है, पर हम उसको सरलता के लिए थोड़ा छोड़ रहे हैं। इसके बाद हम सीधा थाने पे आएंगे। एक डिप्टी एसपी के अधीन 2-3 थाने हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और थानेदार को हम कहते हैं एसएचओ, यानी जो है थानेदार, जिसे हम थाना प्रभारी कहते हैं। तो थाना प्रभारी या थानेदार जिसे आप कहते हैं, एक थाने का ये हेड होता है। मान लीजिए राजस्थान में जो है 600 थाने हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे 600। इसके बाद एक थाने में सब इंस्पेक्टर होते हैं जिनको हम एसआई कहते हैं, और एसआई जो है सब इंस्पेक्टर यानी उप निरीक्षक जिसे कहा जाता है, उप निरीक्षक। ये मान लीजिए कि कुल मिला के राजस्थान में इनकी संख्या 1500 है सब इंस्पेक्टर की। उसके बाद इसके नीचे जो है एसआई भी होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, पर हम उसको छोड़ देते हैं। सीधा हम आते हैं कांस्टेबल्स। कांस्टेबल में भी हेड कांस्टेबल भी होते हैं, लेकिन हम सभी को एक जगह कर लेते हैं। तो ये कांस्टेबल आप देखेंगे, और इनकी संख्या मान लीजिए लगभग है अपने राजस्थान में 10,000। तो इस प्रकार से ये एक संगठन की संरचना हुई। पुनः देखिए, ऊपर से ऊपर व्यक्ति केवल एक है, इसलिए ये त्रिभुज इस प्रकार का बन रहा है कि ऊपर संख्या कम है। जो जो हम नीचे आएंगे संख्या बढ़ती जाएगी। फिर उसके बाद 7 आ गए तो देखिए इसकी चौड़ाई आपके बढ़ती जा रही है। उसके बाद आप देखेंगे फिर और संख्या बढ़ गई, 33 आ गई, फिर 250। इस प्रकार ऊपर से नीचे चलने पर आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है इनकी। तो ये हुआ मित्रों पद सोपान। तो अब हम इसकी परिभाषा समझ सकते हैं आराम से। यह हमारे दिमाग में एक खाका बैठ गया कि पद सोपान क्या होता है। इसकी परिभाषा हम यदि देखें तो पद सोपान का जो है वो शाब्दिक अर्थ हम देखते हैं पहले, कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक ना यानी शब्द से क्या अर्थ निकलता है, शाब्दिक अर्थ। तो पद सोपान का शाब्दिक अर्थ यदि हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यह होता है श्रेणीबद्ध प्रशासन। श्रेणीबद्ध प्रशासन, श्रेणीबद्ध प्रशासन। एक और इसका अर्थ लिया जाता है, यह अभी हम समझेंगे इसको। एक शाब्दिक अर्थ और लिया जाता है और वो है निम्नतर। निम्नतर पर उच्चतर का शासन। निम्नतर पर उच्चतर का शासन, ये दो बड़े ही शाब्दिक अर्थ हैं लोकप्रिय। श्रेणीबद्ध प्रशासन समझे आप, यानी इसको श्रेणियों में बांट दिया है हमने, बहुत सी श्रेणियां बना दी। एक श्रेणी है महानिदेशक की, एक श्रेणी है
पुलिस उप महानिरीक्षक की, डीआईजी की। इसके बाद है एसपी की श्रेणी जिसमें 33 व्यक्ति है। तो हमने श्रेणियां बना दी। आप इस त्रिभुज में देखें इधर तो देखेंगे कि 1 2 3 4 श्रेणियां बनाई है। इसमें हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हमने श्रेणियां इसकी बना दी है। तो इस प्रकार से हमने जो प्रशासन है उसको श्रेणियों में बांट दिया। इस प्रकार से हमने स्टेप बना दिए हैं ऊपर से नीचे। दूसरा अर्थ भी अपना आप स्पष्ट हो जाएगा, निम्न स्तर पर उच्च स्तर का शासन। अब कैसे? निम्न स्तर देखिए कौन है, नीचे से देखते हैं। कांस्टेबल सबसे नीचे की पोस्ट है। कांस्टेबल के ऊपर उच्च स्तर यानी इसका उच्च कौन है? एसआई। तो एसआई शासन करता है, यानी एसआई कांस्टेबल को आदेश निर्देश देता है। एसआई के ऊपर है थाना प्रभारी, तो एसआई को आदेश निर्देश देता है थाना प्रभारी। थाना प्रभारी के ऊपर है डिप्टी एसपी, ये जो है एसएचओ को यानी थाना प्रभारी को आदेश निर्देश देते हैं। डीएसपी के ऊपर है एसपी जो आदेश निर्देश देते हैं डीएसपी को। एसपी के ऊपर है डीआईजी जो संभाग स्तर पर है, ये आदेश निर्देश एसपी को देते हैं। और डीआईजी के ऊपर एकमात्र व्यक्ति है, वो है डीजीपी, तो वो आदेश निर्देश देता है डीआईजी को। तो इस प्रकार से शासन का अर्थ हो गया कि कौन आदेश देगा और कौन आदेश ग्रहण करेगा। तो इस प्रकार से यह शाब्दिक अर्थ आप समझ गए। तो अब यदि इसकी थोड़ा सा अर्थ लें डिटेल में, इसका शाब्दिक अर्थ तो हो ही गया, अर्थ लें तो अर्थ क्या बनेगा कि संगठन में ऊपर से नीचे, आप देख चुके हैं ऊपर से नीचे चल रहा है, ऊपर से नीचे विभिन्न स्तर बन रहे हैं। इसमें विभिन्न स्तर बने हैं, हमने देखा इधर 7 बने हैं, उधर अपने त्रिभुज में अपन ने 4 बनाए हैं। विभिन्न स्तर पर अधिकारियों और अधीनस्थों के मध्य संबंधों का निर्धारण यह कहलाता है पद सोपान। यह कुल मिला के तो संबंधों का निर्धारण किया। संबंध कौन से है यहाँ पे? संबंध है अधिकारी और अधीनस्थ, यानी कौन तो बॉस होगा और कौन उसका सबॉर्डिनेट होगा, यही है पद सोपान। तो पद सोपान में कुछ नहीं है, बिल्कुल आपको परिभाषा इसकी याद हो जानी चाहिए कि संगठन में ऊपर से नीचे, हम ऊपर चले डीजीपी से डीआईजी फिर एसपी, ये तो सीधी बात है। जैसे कांस्टेबल अधीनस्थ है, इसका अधिकारी कौन है? एसआई अधीनस्थ है, तब उसका अधिकारी कौन होगा? एसएचओ। तो अपन ऊपर जाएंगे तो अधिकारी नजर आएगा, नीचे आएंगे तो अधीनस्थ नजर आएगा। तो इन संबंधों का निर्धारण करना ही कहलाता है पद सोपान। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सरल कंसेप्ट है ये और रुचिकर कंसेप्ट है। व्यवहार में ये कंसेप्ट बिल्कुल पाई जाती है। आप देखते हैं इस कंसेप्ट को व्यवहार में, प्रत्येक संगठन में इसी प्रकार की संरचना होती है। अब इसके बाद हम चलते हैं कुछ इसकी विशेषताओं की तरफ। इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो आइए देखते हैं इसकी विशेषताएं। ये पद सोपान को हम देख रहे हैं और पद सोपान की विशेषताएं क्या है। तो पहली जो इसकी विशेषता है वो है उचित माध्यम। ये शब्द आप देखेंगे और कई बार इस पर अलग से प्रश्न पूछा जाता है, 20 शब्दों का 15 शब्दों का। उचित माध्यम का सिद्धांत, ठीक है। उचित माध्यम का क्या सिद्धांत है? उचित माध्यम का सिद्धांत ये कहता है कि सभी जो आदेश निर्देश दिए जाएंगे, देखिएगा अभी मैं बता चुका हूँ आदेश कौन किसको देगा, एक अधिकारी अपने अधीनस्थ को देगा। जैसे मान लीजिए कांस्टेबल को आदेश कौन देगा? एसआई देगा। ऊपर से नीचे चलेंगे, एसआई को कौन देगा? एसएचओ देगा। तो इस प्रकार से ऊपर से नीचे आदेश आएगा। नीचे से ऊपर जब हम चलेंगे यूँ, तो नीचे से ऊपर हम देखेंगे कि
रिपोर्टिंग की जाएगी, यानी ये बताया जाएगा। जैसे एसआई ने कांस्टेबल को कहा कि आप जाइए उस इलाके में और उस इलाके में एक घर में चोरी हुई है, तो आप पता लगा के आइए कि क्या चोरी हुई है, क्या वहाँ से जो है आप देख के आइए उसको, और कितने का नुकसान हुआ है, क्या स्थिति है। तो वो घर गया इस क्षेत्र में, उसने वहाँ देखा, उसने देखा कि वहाँ ताले टूटे हुए हैं, सामान बिखरा हुआ है, जो भी स्थिति वहाँ की है उसने सारी देखी स्थिति। और उसने कुछ अड़ोसियों पड़ोसियों से पूछताछ की, घर के सदस्यों से पूछताछ की, ये जानने की कोशिश की कि इस इलाके में कौन आता जाता रहता है, हाल ही में कौन आया, इस प्रकार की चीज़ें उसने कलेक्ट की और उन सब की को लिखा और लिख के अपनी रिपोर्ट दी। किसको? एसआई को, क्योंकि एसआई ने उसको आदेश दिया था। तो सिंपल चीज़ है बिल्कुल, आदेश का जो प्रवाह है वो ऊपर से नीचे होगा और जो रिपोर्टिंग होगी यानी जो सूचना दी जाएगी वो नीचे से ऊपर जाएगी। तो ये उचित माध्यम का सिद्धांत, हम पुनः इस पर आते हैं। ये यह कहना चाहता है कि जो भी आदेश निर्देश दिए जाएंगे वो एक जो चैनल है उससे गुजरेंगे। चैनल है ऊपर से नीचे का आदेश निर्देश और रिपोर्टिंग का चैनल है नीचे से ऊपर। तो इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये सिंपल है बिल्कुल, इस पे पुनः मैं एक नया बना देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए डीआईजी को आदेश देने हैं मान लीजिए डिप्टी एसपी को, और बीच में कौन आ रहा है? एसपी। तो सिंपल चीज़ है कि डीआईजी सीधा डिप्टी एसपी को आदेश नहीं देगा। उचित माध्यम का मतलब है कि डीआईजी आदेश देगा एसपी को और फिर एसपी उस आदेश को देगा डीएसपी को। ये सिंपल है उचित माध्यम। इसी प्रकार से रिपोर्टिंग की बात करें तो रिपोर्टिंग भी जो होगी वो नीचे से ऊपर होगी, यानी डीएसपी रिपोर्ट करेगा एसपी को और एसपी रिपोर्ट करेगा डीआईजी को। ऐसा नहीं हो कि जो है डीएसपी सीधा जो है डीआईजी को रिपोर्ट कर दे। यह है उचित माध्यम, यानी बीच के किसी स्तर की अवहेलना नहीं की जाएगी। तो सिंपल इसका अर्थ यही है कि स्तर की अवहेलना, बीच के जो स्तर हैं उसकी अवहेलना नहीं की जाएगी, अवहेलना नहीं होगी। यह है आपका जो सिद्धांत है, जिसे आप कहते हैं कौन सा सिद्धांत? उचित माध्यम का। चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। दूसरा जो इसमें हम ले लेते हैं हमारा पॉइंट, वो पॉइंट है कि दूसरा हम पॉइंट लेते हैं, या लिख देता हूँ मैं पहले, अनुरूपता का सिद्धांत। अनुरूपता का सिद्धांत। ये अनुरूपता का सिद्धांत क्या है? अनुरूपता का सिद्धांत ये कहता है कि सभी जो स्तर हैं उन पर जो सत्ता या अधिकार या प्राधिकार, आगे हम इसका अर्थ समझेंगे, प्राधिकार या सत्ता एक इशारा, और उनके जो काम करने के उत्तरदायित्व, इसको भी समझेंगे, इन शब्दों का अर्थ आगे देखेंगे। प्राधिकार या सत्ता और दूसरा है उत्तरदायित्व, ये बराबर होंगे। अनुरूप मतलब जितना प्राधिकार या सत्ता किसी को प्राप्त है उसी के अनुरूप उसके क्या होंगे? उत्तरदायित्व। ये बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यानी यह नहीं होना चाहिए कि जो है किसी को सत्ता तो ज़्यादा दे दी और अधिकार कम दिए, ऐसा नहीं होगा। तो इस प्रकार यह अनुरूपता का सिद्धांत हुआ। और तीसरा इसमें जो सिद्धांत फॉलो किया जाता है वो है आदेश की एकता का सिद्धांत। आदेश की एकता का सिद्धांत, ये तीसरा सिद्धांत है। ये विशेषताओं की बात कर रहे हैं हम, 3 विशेषताएं हम देख रहे हैं। आदेश की एकता को समझिए। आदेश की एकता के ऊपर बिल्कुल हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे पूरा, जो आदेश की एकता पे ही आधारित होगा। फिलहाल इतना समझिए कि आदेश की एकता का मतलब है कि एक जो कर्मचारी है, एक कार्मिक, सिंपल, एक मैं इसको नारे के रूप में लिखूं तो एक कार्मिक एक बॉस, ये सिंपल है बिल्कुल। यानी
एक जो कर्मचारी है उसका बॉस केवल एक होगा, यानी उसको जो आदेश मिलेंगे, आदेश जो प्राप्त होंगे एक अधिकारी से मिलेंगे। ये नहीं है कि उसको एक से ज़्यादा अधिकारी से आदेश, एक अधिकारी से, और रिपोर्ट वो करेगा, रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट भी एक ही अधिकारी, एक ही अधिकारी, यानी उसी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा जिसने आदेश दिया है। ये सिंपल है। जैसे मान लीजिए एक कांस्टेबल है, तो कांस्टेबल को जो आदेश मिलेगा वो एक ही एसआई से मिलेगा। एक कांस्टेबल को एक समय में एक ही एसआई से आदेश प्राप्त होगा। ऐसा ना हो कि एसआई, मान लीजिए किसी थाने में 3 एसआई है, 3 एसआई ए, बी और सी कार्यरत हैं, और तीनों जो है एक कांस्टेबल, मान लीजिए पी उसका नाम है, पी को आदेश दे देते हैं, और तीनों ऐसा आदेश देते हैं कि तीनों में विरोधाभास है। जैसे मान लीजिए एक उन कहीं किसी कस्बे में या किसी गांव में जहां थाना है, वहां पर 3 इलाकों में चोरियां हुई है, और कांस्टेबल है पी को कहा, जैसे मान लीजिए एक्स मोहल्ले में चोरी हुई है, वाई मोहल्ले में और जेड मोहल्ले में, 3 मोहल्ले में चोरी हुई है, या 3 व्यक्तियों के घर चोरी हुई है, ये समझ लीजिए। ए कहता है कि आप एक्स के घर जाइए, बी कहता है आप वाई के घर जाइए, और सी कहता है आप जेड के घर जाइए। यानी पी को 3 जने 3 अलग अलग जगह भेज रहे हैं। अब पी तो बेचारा एक है, 3 जगह कैसे जाएगा? एक जगह पहले जाएगा, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह जा सकता है, लेकिन तीनों ही जगह यदि वो कहे कि एक ही समय आप ठीक 11 बजे जाइए, तो कैसे जाएगा? वो नहीं जा सकता। इसलिए कहा गया है कि एक व्यक्ति को जो आदेश प्राप्त हो वो केवल एक से प्राप्त हो। तो जैसे कांस्टेबल पी को जो आदेश प्राप्त हो वो केवल या तो ए से मिले, या बी से मिले, या सी से मिले, ताकि वो, कहने का अर्थ सिंपल है कि एक जो ये कहा जाता है कि एक सर्वेंट एक समय में अपने 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। तो इसलिए कहा गया है कि एक व्यक्ति को जो आदेश मिले वो केवल एक व्यक्ति से ही प्राप्त होने चाहिए। एक अधिकारी, एक कार्मिक का यह सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत। 3 बड़े महत्वपूर्ण हमने सिद्धांत देखे जो पद सोपान में पालन किया जाता है। इसके बाद देखिए चौथी जो विशेषता हम उसकी देखें, संगठन बन जाता है इसमें पिरामिडाकार, पिरामिड हमने अभी देख लिया है, वो पहले ही हम देख चुके हैं। एक पिरामिड का रूप ले लेता है, जो ऊपर से नुकीला है और आधार जिसका चौड़ा है, क्योंकि ऊपर कर्मचारी अधिकारी कम है, नीचे हम जैसे जैसे बढ़ते हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है। इस प्रकार ये हम समझ चुके हैं। इसके ऊपर हमने व्यावहारिक उदाहरण राजस्थान पुलिस का जो लिया था, उसके आधार पर हम इस चीज़ को समझ चुके हैं। इसके बाद अगला है कि इसमें जो संपूर्ण प्रशासनिक क्रियाकलाप है इकाइयों और उप इकाइयों में विभक्त हो जाता है। तो क्रियाकलाप जो है संगठन का, क्रियाकलाप यानी संगठन क्या क्या कार्य करेगा, संगठन जो काम करता है, जितने भी, जैसे एक थाना क्या काम करता है, एक तहसील क्या काम करती है, ये सभी संगठनों में लागू होता है। आपकी कॉलेज है, कॉलेज में भी देख सकते हैं, ऊपर आपके प्रिंसिपल होते हैं, उसके नीचे आपके प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, उसके नीचे जो है स्टाफ के कार्मिक होते हैं कार्यालय के। तो इस प्रकार से ये सब जगह लागू होता है। उसके नीचे पियोन्स होते हैं। तो क्रियाकलाप, ये एक संगठन में जो काम होते हैं, संगठन का कामकाज जो होता है उसका विभाजन हो जाता है, कौन क्या कार्य करेगा ये तय हो जाता है। इसीलिए आगे हम ये कह सकते हैं कि ये कार्य विभाजन और विशेषीकरण, विशेषीकरण एक शब्द है, विशेषीकरण अभी मैं बता देता हूँ दोनों के अर्थ। कार्य विभाजन का अर्थ है कि संगठन का जो कुल कामकाज है, टोटल कामकाज, उसको छोटे छोटे भागों में बांट देना, ये तो हुआ कार्य विभाजन। फिर उसके बाद प्रत्येक काम के ऊपर एक विशेष व्यक्ति की नियुक्ति करना, ये कहलाता है विशेषीकरण। तो संगठन का कामकाज बढ़ जाता है, माफ़ कीजिए, इन सोपानों में, और फिर उसके बाद ये जो सोपाने बनी है, सोपाने एक सीढ़ी नुमा संगठन हो जाता है, उसमें बढ़ जाता है और विभिन्न व्यक्तियों को अलग अलग काम प्राप्त होता है। तो ये संगठन का काम चलता रहता है
लेकिन काम का विभाजन भी हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ हम ने इसमें प्रमुख विशेषताएं इसकी देखी। आप के पास निश्चित रूप से पुस्तक होगी, पुस्तक से आप इसको और देखिएगा तो आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। ये पद सोपान के हमने विशेषताएं देखी। अब एक छोटा सा पॉइंट और ले लेते हैं हम इसमें, जो कि है हमारा पद सोपान के प्रकार। तो एक छोटा सा पॉइंट इस वीडियो में लेंगे, पद सोपान के प्रकार। लीजिए, पद सोपान के भी प्रकार हैं, लेकिन जो है प्रमुख जो प्रकार है वो जो है हम देखेंगे। इसमें दो विद्वान हुए, आप नाम याद रखिए। फिफ्नर, एक तो हुए फिफ्नर और एक हुए शेरवुड। इन दो विद्वानों ने 4 प्रकार के पद सोपान बताए हैं। इन चारों प्रकारों को हम देखते हैं कि कौन कौन से वो 4 प्रकार हैं। देखिए, पहला प्रकार है वो है कार्य आधारित पद सोपान। ये तो पहला प्रकार हुआ। दूसरा प्रकार हम देखेंगे वो है रैंक आधारित। एक बार इनके नाम देख लेते हैं। तीसरा प्रकार उन्होंने जो बताया, फिफ्नर और शेरवुड ने, वो बताया कौशल आधारित। और आखिरी जो प्रकार बताया गया है वो है वेतन आधारित। यानी पद सोपान बनाने के आधार क्या है, किस प्रकार से हम संगठन को पद सोपान के माध्यम से विभक्त करें। तो उसके लिए पहला तो है कार्य आधारित, यानी जो एक सा कार्य करते हैं उनको एक ग्रुप में रखा। ये हमारा पद सोपान हम जानते हैं, ये बन गए इसके ग्रुप, समूह बन गए, ये सोपाने बन गई 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से जो एक सा कार्य करते हैं, कांस्टेबल का सभी का कार्य एक सा रहता है, तो कांस्टेबल एक ग्रुप में आ गए, ये आ गई सबसे नीचे वाली सोपान। उसके बाद एसआई का सबका कार्य एक सा होता है, तो कार्य के आधार पर वर्गीकरण, ज़्यादातर यही लोकप्रिय है। फिर है रैंक के आधार पर। रैंक का अर्थ है कि वो ये ज़्यादातर सेना में चलता है। रैंक का जो है सेना के अंदर ये फॉलो किया जाता है कि पद सोपान में वो काम कोई भी करे, लेकिन उसकी रैंक के आधार पर पद सोपान बनेगा। सेना में जैसे कर्नल की रैंक अलग है, मेजर की रैंक अलग है, लेफ्टिनेंट की रैंक अलग है, तो रैंक के आधार पे ये सेना में बनता है। फिर है कौशल आधारित, यानी उसकी स्किल क्या है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स, ये स्किल है, तो इसके आधार पे पद सोपान बने कि टीचर सारे एक ग्रुप में, क्योंकि उनकी स्किल अलग है। मान लीजिए आपके जो हैं डॉक्टर्स, वो सभी एक ग्रुप में, उनकी स्किल अलग है, तो ये स्किल के आधार पे ये टेक्निकल सेवाओं में होता है। फिर है वेतन के आधार पे कि समान वेतन पाने वाले एक ग्रुप में, जैसे मान लीजिए सिंपल उदाहरण लेते हैं कि 10,000 से 20,000 वेतन पाने वाले एक ग्रुप में, 20,000 से 30,000 वेतन पाने वाले एक ग्रुप में, 30,000 से 40,000 सैलरी मिलती है वो एक ग्रुप में। इस प्रकार से सोन बन सकता है। तो ये 4 जो है प्रकार फिफ्नर और शेरवुड ने हमें बताए हैं। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। पद सोपान से संबंधित अगला वीडियो हम लेंगे, तो उस वीडियो में हम देखेंगे पद सोपान के लाभ और दोष। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।